हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्ट्रीट स्टेट 24/7। तो दोस्तों, आप ही के अपने चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिकली आपके जीओए अकाउंट्स एग्जामिनेशन के लिए या और भी जो कमर्स से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन रहते हैं, तो वहाँ पे यहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मॉक्स 12। अगर आपने इससे पुराने वाले मॉक नहीं अटैम्प्ट किए हैं तो आप जीओए अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे इसके पुराने मॉक अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जीओए अकाउंट्स से रिलेटेड एक डिटेल सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो जीओए अकाउंट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके जो ढेरों क्वेश्चन है उसके साथ जो वीडियो है जिसमें मैंने इवन अच्छे से सिलेबस भी बता रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड विच अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल होता है बेसिकली, उसमें से इनमें से क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो दोस्तों, अमाउंट कॉलम भी होता है उसमें, डिस्क्रिप्शन कॉलम भी होता है, डेट कॉलम भी होता है, बट एसेट कॉलम या फिर एसेट कॉलम टाइप की कोई चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूडेड, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ़ ए कंपनी परचेजेज बिल्डिंग फॉर कैश। ठीक है, अगर कोई कंपनी ने कोई परचेज़ किया है, ठीक है, कोई कंपनी ने सपोज करो बिल्डिंग को परचेज़ किया, जैसे ये कोई बिल्डिंग थी, इसको इस कंपनी ने परचेज़ कर लिया, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है XYG जिसने किसी बिल्डिंग को परचेज़ किया। तो आपको बताना है कि वो कौन सा अकाउंट है जो डेबिट होगा इस केस में, जब कोई कंपनी बिल्डिंग को परचेज़ करती है बाई कैश, ठीक है, कैश पेमेंट करके। तो राइट आंसर होगा, तो कैपिटल अकाउंट तो नहीं है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी नहीं है, बिल्डिंग अकाउंट भी नहीं है, इट इज़ कैश अकाउंट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच जनरल रिकॉर्ड्स गुड रिटर्न बाय द कस्टमर। तो ऐसा कौन सा जनरल है जो रिटर्न, जो बेसिकली जितनी भी गुड्स है उन उसको रिकॉर्ड करके रखता है, जिस जो बेसिकली रिटर्न की गई हैं कस्टमर के द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल्स रिटर्न जनरल। तो सेल्स रिटर्न जनरल आपको याद रखना है, वो जनरल रहता है जिसमें बेसिकली जितनी भी रिटर्न गुड्स हैं जो कस्टमर बेसिकली रिटर्न कर देते हैं वो उसमें नोट डाउन की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने भी अगर कोई चीज़ परचेज़ की मार्केट से, ठीक है, जैसे आपने सपोज करो एक बैग ही परचेज़ किया मार्केट से, तो आपने क्या किया, बैग परचेज़ किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कुछ दिन के बाद जाके वो रिटर्न कर दिया। तो वो बेसिकली अगर कोई प्रॉपर अकाउंटिंग करता होगा, कोई टैली सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करता होगा, तो वो उसको कहाँ पे स्टोर कर देगा, तो वो स्टोर कर देगा सेल रिटर्न जनरल में। वो एंट्री वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। इन विच ऑर्डर डेटा इज़ एंटर्ड इनटू द जर्नल। तो डेटा जर्नल में कैसे एंटर होता है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक ऑर्डर गलत है, ठीक है, न्यूमेरिक ऑर्डर भी गलत है, बुलेट्स ऑर्डर भी गलत है, राइट आंसर होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि सपोज करो एक जर्नल में मैं एंट्री कर रहा हूँ 11 दिसंबर की, ठीक है, 2017, ठीक है, 2017 की। इसके बाद अगली एंट्री क्या आएगी, सपोज करो दो एंट्री हैं, एक है 15 दिसंबर 2017 और एक है 27 दिसंबर 2017, ठीक है। तो एज़ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 11 दिसंबर के बाद वाली कौन सी एंट्री आएगी, ये 15 दिसंबर वाली, ठीक है, 15 12 आएगी और उसके बाद आएगी डेट 27/12/2017 की। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है, जो बेसिकली आप डेट के बेसिस पे अरेंज कर देते हो। तो आप देख सकते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोनोलॉजी इज ए बायोग्राफी दैट स्टार्ट्स इन 1920 एंड गोज थ्रू 1997, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इन ऑर्डर टू फॉर्म द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, है ना, अर्लीस्ट से लेके लेटेस्ट तक। जो मैंने अभी आपको चीज़ समझाई है वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू एक बताई हुई है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेट इज़ नोन एज। तो डिस्काउंट बेसिकली अगर आप क्विक रीपेमेंट कर देते हो डेट की, ठीक है, आपने जल्दी, आपने कोई कोई कर्जा लिया, डेट मतलब क्या होता है, कर्जा, कोई लोन क्रेडिट, है ना, कोई भी आपने लिया, उसको आपने क्विकली रीपे कर दिया, तो डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेट इज़ नोन एज। तो इसको क्या बोला जाता है, तो ये चार ऑप्शन है, आप देख लीजिए एक बार। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश डिस्काउंट। तो राइट आंसर है इसका, डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेट्स इज नोन एज CDV भी बोला जाता है इसको, बेसिकली कैश डिस्काउंट। तो याद रखना ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अभी लाइक कर देना, जनरली बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो भी इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, अकाउंट्स एग्ज़ाम्स की। तो इसके अलावा आप चाहें तो
चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी से ही आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वहाँ पे मैं हर वीडियो के अपडेट भी पोस्ट करता रहता हूँ, और कुछ इवन आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अपलोड करता रहता हूँ, वो आप वहाँ पे जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग विच अमंग द फॉलोइंग। तो वर्किंग WCM में आप बेसिकली क्या मैनेज करते हो? तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज बेसिकली मैनेजिंग द शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड एसेट्स गलत है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ गलत है, एनी शॉर्ट टर्म एसेट्स भी गलत है। तो WCM में बेसिकली होता है शॉर्ट टर्म एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का मैनेजमेंट, ठीक है। तो WCM इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अंडरराइटर हैज़ टू टेक अप व्हाट। तो अंडरराइटर पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो अंडरराइटर को आप एक तरह से इंश्योरर भी मान सकते हो। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी एक तरह से अंडरराइटर के अंडर आती है। तो मैं बता देता हूँ अंडरराइटर क्या होता है। एन अंडरराइटर इज एनी पार्टी दैट एवेल्युएट्स एनी एज्यूम्स एनी अदर पार्टीज रिस्क फॉर ए फ्री, ठीक है। जो किसी भी पार्टी का, थर्ड पार्टी का रिस्क मेज़र करती है फॉर ए फी। तो इसमें कुछ फ़ी देनी पड़ती है, कुछ आपको इनकम देनी पड़ती है ना, कुछ पैसा देना पड़ेगा। अंडरराइटर प्लेस ए क्रिटिकल रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द मोर्टगेज इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इक्विटी मार्केट एंड सम कॉमन टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी ट्रेडिंग। तो अब ये सिंपल सा आप इतना याद रखना कि अंडरराइटर वो है जो किसी अन्य पार्टी का कोई भी आपका रिस्क है उसको मेज़र करता है, उसके लिए आपको कुछ फ़ी पे करनी रहती है। सपोज़ करो आपने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया, तो जो इंश्योर करने वाली कंपनी है वो आप कह सकते हैं एक तरह से अंडरराइटर का काम कर रही है। तो अंडरराइटर हैज़ टू टेक अप, आपको बताना इनमें से क्या राइट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ द अनसब्सक्राइब्ड पार्ट ऑफ द एग्रीड पोर्शन। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इट मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ EPS अर्निंग पर शेयर विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन लेवल ऑफ EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। तो EPS आपको अगर आपको कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़नी आती है तो आपको पता होगा कि EPS कितना महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर आप कभी कंपनी की बैलेंस शीट देखते होंगे, है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे EPS बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। इसी से ही पता चलता है कि कंपनी के काफ़ी सारे, अगर आपने इवन EPS भी देख लिया तब भी आपको समझ आ जाएगा कि वो कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। EPS एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर आपको बैलेंस शीट देखनी नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख के बता दूंगा कि किस तरह से आपको कंपनीज़ को एनालाइज करना होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेजेंट वैल्यूज टेक्स विच अमंग द फॉलोइंग। तो प्रेजेंट वैल्यूज इसमें से क्या अपने पास रखता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, डिस्काउंटिंग रेट। सो प्रेजेंट वैल्यू टेक्स डिस्काउंटिंग रेट, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या लेगा, देखो डिस्काउंटिंग रेट तो नहीं लेगा। तो अब आपको बताना है कंपाउंडिंग रेट, इन्फ्लेशन रेट और डिफ्लेशन रेट में से। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कंपाउंडिंग रेट, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट कंपाउंडिंग रेट, ए ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। तो ऑपरेटिंग लीवरेजेस मेजर्स व्हाट। तो ऑपरेटिंग लीवरेजेस आपको बताना है इसमें से क्या क्या मेज़र करते हैं। तो बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क या फिर बोथ रिस्क। तो बेसिकली ऑपरेटिंग लीवरेजेस जो यूज़ होते हैं वो मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं बिजनेस रिस्क। तो ये बेसिकली जनरली बिजनेस रिस्क को मेज़र करते हैं, ठीक है, जितना भी बिजनेस के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। इसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच।